नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने खेल विशेषज्ञ रणबीर सिंह जी को। रणबीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आनंद, आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी लिसनर्स को मेरा भी नमस्कार। क्रिकेट, बैडमिंटन और तीरंदाजी सहित ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के साथ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम घोषित। लक्ष्य सेन और शुभंकर डे सारलोर लक्स ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में और टोक्यो ओलंपिक के लिए तीरंदाजी टीम के चयन के लिए फिर होगा ट्रायल। शुरुआत आईपीएल से करते हैं। आईपीएल में अब से कुछ देर बाद जो मुकाबला होना है उसमें दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमों के लिहाज से यह मैच बेहद महत्वपूर्ण है। मैच रिपोर्ट के साथ हैं दीपिका शर्मा। दिल्ली कैपिटल्स पिछले 2 मैचों की हार को भुलाकर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आज आईपीएल के महत्वपूर्ण मैच में जीत दर्ज करके प्लेऑफ में जगह पक्की करने की कोशिश करेगी। कोलकाता नाइट राइडर्स और किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ हार के बाद दिल्ली को अब अपने अंकों की संख्या 16 पर पहुंचाने के लिए 2 अंक की दरकार है। इससे वो अंक तालिका में भी शीर्ष पर पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ से सनराइजर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अगर मगर बटकी हैं। डेविड वार्नर की अगुवाई वाली टीम के 11 मैचों में 8 अंक हैं और वो अंक तालिका में 7वें स्थान पर है। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए उसे न सिर्फ अपने सभी मैच जीतने होंगे बल्कि बाकी मैचों में भी अनुकूल परिणाम की उम्मीद करनी होगी। दिल्ली के पास आक्रामक बल्लेबाजी और मजबूत गेंदबाजी है। वो किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है क्योंकि अलग अलग समय पर उसके किसी न किसी खिलाड़ी ने बेहतर खेल दिखाकर टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचाया है। लेकिन पिछले 3 मैचों में शिखर धवन को छोड़कर दिल्ली के बाकी बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। चेन्नई के खिलाफ शतक जड़कर टीम को जीत दिलाने वाले शिखर धवन ने किंग्स 11 के खिलाफ भी सैकड़ा जड़ा, लेकिन अन्य बल्लेबाजों की नाकामी से टीम को हार झेलनी पड़ी। कोलकाता के खिलाफ दिल्ली के बल्लेबाज 194 रन के लक्ष्य के सामने दबाव में आ गए और 139 रन ही बना पाए। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ खराब दौर से गुजर रहे हैं। उनकी जगह अजिंक्य रहाणे को लिया गया, लेकिन ये सीनियर बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाया। ऋषभ पंत और शिमरॉन हेटमेयर भी अंतिम एकादश में वापसी करने के बाद रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा और एनरिच नॉर्किया ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तुषार देशपांडे और रविचंद्रन अश्विन ने हाल के मैचों में गलतियां की, लेकिन अक्षर पटेल ने किफायती गेंदबाजी की है। सनराइजर्स इस मैच में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मनोबल तोड़ने वाली हार के साथ उतरेगा। उसकी टीम पिछले मैच में 127 रन के छोटे लक्ष्य को हासिल करने में भी नाकाम रही थी। सलामी बल्लेबाज वार्नर और जॉनी बेयरस्टो के आउट होने के बाद मैच का पासा पलट गया था। टीम बल्लेबाजी में बेयरस्टो, वार्नर और मनीष पांडे पर बहुत अधिक निर्भर है। विजय शंकर ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन पंजाब के खिलाफ वो इसे दोहरा नहीं पाए थे। जेसन होल्डर को शामिल करने से उसकी गेंदबाजी काफी मजबूत हुई है। उनके गेंदबाजों ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया और वार्नर आगे भी उनसे ऐसे खेल की उम्मीद कर रहे होंगे। सनराइजर्स इससे पहले टूर्नामेंट में दिल्ली को हरा चुका है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। रणबीर जी, सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हैदराबाद की टीम में 3 परिवर्तन हुए हैं। जॉनी बेयरस्टो की जगह केन विलियमसन आए हैं, प्रियम गर्ग की जगह रिद्धिमान साहा को टीम में शामिल किया गया है और खलील अहमद की जगह शाहबाज नदीम। किसका पलड़ा भारी देखते हैं इस मुकाबले में? देखिए, अगर इस आईपीएल सीजन का जो अब तक का सफर रहा है उसके मुताबिक तो दिल्ली टीम को ही ऊपर रखना होगा, क्योंकि मुंबई के बाद दिल्ली टीम दूसरे नंबर पर मौजूद है। हालांकि मुंबई और दिल्ली और उसके बाद आरसीबी, तीनों ही टीमों ने 7-7 मैच अपने जीते हुए हैं। तो इस हिसाब से तीनों टीमें तकरीबन बराबर चल रही। नेट रन रेट में दिल्ली मुंबई के बाद है सेकंड नंबर पर। और जहां तक हैदराबाद की बात है, हैदराबाद इस वक्त 7वें नंबर पर है जी। 8 पॉइंट हैं उस टीम के। तो ऑन पेपर्स की अगर बात करें तो दिल्ली टीम का पलड़ा भारी है और मैं बराबर इस प्रोग्राम के माध्यम से बताता रहा हूं कि आईपीएल के अब तक के इतिहास में दिल्ली सबसे टॉप पे चल रही है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और सीएसके सबसे खराब परफॉर्मेंस दे रही है। ये उलटफेर हुआ है। जहां तक हैदराबाद की बात है, हैदराबाद एक बार की चैंपियन टीम है, लेकिन उसके बावजूद इस साल जो उनका परफॉर्मेंस है, कप्तान वार्नर लगातार जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद उनकी टीम उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रही है जैसी जितनी उम्मीद की जाती रही है। रणबीर जी कहते हैं कि जब एक बड़ा टूर्नामेंट होता है महीने 1.5 महीने का, तो एक टीम
के लिए लास्ट मोमेंट तक पीक में बने रहना बेहद महत्वपूर्ण होता है। पिछले 2 मैचों से लग रहा है कि कहीं दिल्ली की जो रेलगाड़ी है वो पटरी से डीरेल तो नहीं हो गई। लेकिन सवाल यह है कि अभी वो दूसरे नंबर पर मौजूद है मुंबई के बाद, और पॉइंट्स की जहां तक बात है वो 14 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे हैं। उनको एक मैच जीतना है, 16 पॉइंट हो जाएंगे, मतलब उनका प्लेऑफ में जाना पक्का हो जाएगा। तो डीरेल तो नहीं कह सकते हैं, डीरेल के लिए तो चौथे और 5वें नंबर की टीम है, उनका जरूर होता है कि अगर और मगर के बीच में फंसे हुए हैं। दिल्ली का मुझे लगता है कि आज का मैच, जहां तक भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि 194 रन बनाकर के भी मुंबई टीम हारी है मैच में, तो उस लिहाज से भविष्यवाणी तो नहीं, लेकिन हाँ ऑन पेपर्स और जिस तरह से परफॉर्मेंस अब तक दिल्ली टीम ने दिया है एक आधे मैच को छोड़ के, तो दिल्ली का पलड़ा मुझे भारी लगता है। जी हाँ, बिल्कुल। रिकी पॉन्टिंग की कोचिंग और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम ने इस साल पिछले कुछ सीजन्स के मुकाबले बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और दिल्ली के फैंस को भी यही उम्मीद है कि टीम इस बार प्लेऑफ में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे और ट्रॉफी जीतने में भी सफल हो। वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल जब से पंजाब के लिए मैदान में उतरे हैं, टीम विजय रथ पर सवार है। किंग्स 11 ने कल कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराकर आईपीएल में अपनी लगातार 5वीं जीत हासिल की और अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गई। केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 150 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे पंजाब की टीम ने 7 गेंद शेष रहते 2 विकेट पर हासिल कर लिया। पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल का विकेट 8वें ओवर में खो दिया था, लेकिन 3 दिन पहले पिता के निधन के बावजूद आईपीएल में खेल रहे मनदीप सिंह ने नाबाद 66 रन की पारी खेलकर एक छोर संभाल लिया। उनके साथ दूसरे छोर पर यूनिवर्स बॉस यानी क्रिस गेल खड़े थे। 10 रन प्रति ओवर की रन रेट की जरूरत थी, लेकिन गेल ने पहले समय लिया और फिर गियर बदल दिया। उन्होंने 29 गेंदों की पारी में 2 चौके और 5 छक्के लगाकर 51 रन बनाए और ये सुनिश्चित किया कि टीम आसानी से जीतने में सफल रहे। अनिल कुंबले और लोकेश राहुल की ये जो टीम है, अब लग रहा है कि बड़े बड़े दिग्गजों के दांत खट्टे कर रही है। देखो, जहां तक मैं समझता हूं, पूरे आईपीएल का इतिहास अगर देखें 2008 से लेकर अब तक जी तकरीबन 8-10 कप्तान, हर सीजन में तकरीबन कप्तान चेंज होते रहे हैं जी, लेकिन केएल राहुल की खासियत यह है कि कप्तानी संभाल रहे हैं और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस टाइम टॉप पे बने हुए 595 रन बनाना कोई ऐसे खेल नहीं है, जबकि टीम उनकी अगर देखें तो चौथे और 5वें नंबर पे जूझ रही है। तो इस लिहाज से कप्तान तो आगे बढ़ के जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, टीम उतना साथ नहीं दे पाती है। कभी गेल चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं, कभी एक खिलाड़ी चलता दूसरा नहीं चलता, तो वो जो होता ना पूरी टीम एकजुट होकर के परफॉर्मेंस दे, तो वो टीम अच्छी कहलाती है। तो उस लिहाज से, लेकिन हाँ ठीक है, अनिल कुंबले का उनको साथ मिला, इतना एक्सपीरियंस आदमी अगर टीम के साथ जुड़ा हुआ है, एज ए कोच, एज ए मेंटर, तो वो बड़ी चीज है। जी हाँ, बिल्कुल, और बड़ी चीज है। और अब ये उम्मीद भी हो गई है पंजाब के फैंस को कि टीम शायद किसी भी तरह अपने बाकी मुकाबले जीतकर और दूसरे मैचों के परिणाम पर आश्रित रहकर प्लेऑफ में जगह पक्की कर सकती है। आईपीएल एक बेहतर मंच होता है उन युवा खिलाड़ियों के लिए जो बेहतर प्रदर्शन करके टीम इंडिया में सेलेक्ट होना चाहते हैं। इस समय आईपीएल के मुकाबले यूएई, शारजा और अबू धाबी में चल रहे हैं और कल ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा हुई है। किन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया का टिकट मिला है और किन का टिकट कट गया है, आइए सुनते हैं वीरेंद्र कौशिक की इस रिपोर्ट में। ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चयन समिति ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली विराट कोहली की अगुवाई में 2020 वनडे और टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। भारतीय टीम को इस दौरे पर 3 मैचों की 2020 और इतने ही मैचों में वनडे सीरीज के अलावा 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। दौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। भारत के सीमित ओवर के उप कप्तान और अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा मांसपेशियों में खिंचाव के कारण ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए चुनी गई तीनों प्रारूप की टीम से बाहर हो गई हैं। टीम में ईशांत शर्मा का नाम भी नहीं है। बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा है कि इन दोनों पर नजर रखी जाएगी। बीसीसीआई की मेडिकल टीम रोहित और ईशांत पर करीबी तौर पर निगाहें रखेगी। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को भारत की टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। वहीं आईपीएल 2020 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले ऑफ स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 2020 टीम में जगह मिली है। संजू सैमसन को भी इस टीम में जगह मिली है। उधर ऋषभ पंत का पत्ता सीमित ओवरों की क्रिकेट से कट गया है। बतौर विकेट कीपर लोकेश राहुल को मौका दिया गया है, जो टीम के उप कप्तान भी होंगे। वनडे टीम में शुभमन गिल को मौका मिला है। मयंक अग्रवाल भी वनडे टीम में आए हैं। शार्दुल ठाकुर भी वनडे टीम में जगह बनाने में सफल रहे। वनडे और 2020 में रोहित की जगह मयंक अग्रवाल को जगह मिली है। मयंक संभवतः शिखर धवन के साथ पारी की शुरुआत करते हुए देखे जा सकते हैं। शुभमन गिल सलामी बल्लेबाज के तीसरे विकल्प होंगे। टेस्ट में शुभमन गिल को बनाए रखा गया है। पंत को यहां रिद्धिमान साहा के साथ शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में अब दोनों में से कौन विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाएगा, ये देखना होगा। टेस्ट
टेस्ट में अजिंक्य रहाणे ही उप कप्तान हैं। टेस्ट में मयंक अग्रवाल और पृथ्वी शॉ के रूप में 2 सलामी बल्लेबाज हैं और राहुल के तौर पर तीसरा विकल्प भी मौजूद है, लेकिन अनुभव को देखते हुए राहुल को तरजीह दी जा सकती है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। रणबीर जी, कैसे देखते हैं 3 प्रारूपों के लिए टीम का चयन किया गया है, कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी दिख रहे हैं। ऋषभ पंत को वनडे और T20 से बाहर का रास्ता। जैसा आपने अभी पिछली जो खबर थी उसमें बताया था कि आईपीएल ऐसा मंच है जो कई खिलाड़ियों के रास्ते खोलता है, तो आईपीएल ने कई खिलाड़ियों के रास्ते खोले भी हैं और जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, जैसे ऋषभ पंत हैं, एक आधी पारी आईपीएल में ठीक खेलते हैं, उसके बाद वो डावाडोल चल रहे हैं, तो उस लिहाज से उनको T20 और वनडे से बाहर किया गया। लेकिन टेस्ट मैच में है और टेस्ट मैच में मुझे मालूम है कि वो टेस्ट मैच में वो खेलेंगे एज ए विकेट कीपर। रिद्धिमान साहब वहां नहीं खेल पाएंगे, तो ये थोड़ा बहुत चलता रहता है। बाकी शार्दुल ठाकुर है, उनकी वापसी हो रही है, या वो वरुण चक्रवर्ती उनको लिया गया है, तो वो एक अच्छे गेंदबाज है, नए गेंदबाज। अभी लोगों ने उनको देखा नहीं, अजंता मेंडिस की तरह वो टीम में आए हैं, धूमकेतु की तरह आए हैं, अब वहां टीम में खेलने को मिलता है और फिर कैसा परफॉर्मेंस दे पाते हैं देखने वाली बात होगी। जहां तक मयंक अग्रवाल की बात है, पृथ्वी शॉ की बात है, ये अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, बराबर प्रूव कर रहे हैं। मयंक अग्रवाल तो लगातार ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और पृथ्वी शॉ को जब इंग्लैंड में लिया गया था टीम में, उन्होंने सैकड़ा बनाया, टेस्ट मैच में अच्छा किया। चोट लग गई थी तो फिर वो बाहर हो गए थे, चोटिल हो गए तो एक अलग चीज है। शुभमन गिल को शामिल किया गया, ये अच्छी बात है, उनका प्रमोशन एक तरह से मैं कहूंगा, और शिखर धवन तो है ही है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि चौंकाने वाली बात नहीं, जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा वो टीम में आ रहा, और जरूरत भी वही है। जो अच्छा खेल रहा बड़े नाम के हिसाब से ना चले, जैसे ईशांत शर्मा को बाहर किया गया, तो ईशांत शर्मा शामिल नहीं है, तो उसकी वजह है कि आईपीएल में वो कहीं नजर नहीं आ रहे कि कुछ अच्छा कर रहे हैं। ईशांत चोटिल भी हैं। रणबीर जी, एक और यहाँ पर बड़ा सवाल है कि काम को सराहना और प्रतिभा को सम्मान बीसीसीआई ने लोकेश राहुल को उप कप्तान बनाकर दिया है। ये ठीक है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि लोकेश राहुल पिछले सीजन भी अच्छा खेले थे और इस बार तो धमाकेदार तरीके से बैटिंग उनकी चल रही है, टीम भी कुछ अच्छा कर रही है, ऊपर आगे, वरना 6वें 7वें 8वें नंबर पे होती थी। तो उस लिहाज से, और जैसा आपने कहा, दूसरी टीमों के प्रदर्शन पे ये निर्भर करेगा कि हो सकता है पंजाब इस बार प्ले ऑफ में भाग लेती दिखाई दे। तो लोकेश राहुल का लगातार बल्ले के साथ परफॉर्मेंस और विकेट कीपिंग वो टीम के लिए चूंकि यहाँ आईपीएल में कर रहे हैं, तो उनको तरजीह मिल रही है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर सुनील गावस्कर का एक बयान आया है कि रोहित शर्मा नेट पर बल्लेबाजी करते दिख रहे हैं और उनको ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया, अभी बहुत समय है और टीम को नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखिए, मांसपेशियों में जब खिंचाव बता दिया है तो वो चीज इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है, और बीसीसीआई ने कुछ सोच समझ के इस तरह का फैसला लिया होगा। रोहित शर्मा की कमी जरूर खलेगी उस टूर पे, लेकिन जो नए प्रतिभाशाली इतने खिलाड़ी आए हैं उनको भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये क्रिकेट का गेम जो है 11 खिलाड़ियों का गेम है, ये एक खिलाड़ी के बल पे नहीं होता है। जी हाँ, और उस लिहाज से जितने ओपनर्स आए हैं, जितने मिडिल ऑर्डर में अच्छे बल्लेबाज आ रहे हैं, उनको अपना निखरने का मौका मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल, संभावनाओं के नए द्वार खोलने का अवसर होगा शुभमन गिल के लिए, पृथ्वी शॉ के लिए, मयंक अग्रवाल के लिए, और जहां आपने बात की कि जो एक मिस्ट्री स्पिनर हैं वरुण चक्रवर्ती, वो भी टीम इंडिया में लंबे समय तक खेलेंगे या नहीं, कैसा प्रदर्शन करेंगे, ये आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर साफ हो जाएगा। क्रिकेट के बाद अब बैडमिंटन की खबर है। सारलोर लक्स टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, जहां लक्ष्य सेन, शुभंकर डे और अजय जयराम पर नजरें टिकी हुई हैं। क्या कुछ है इस टूर्नामेंट में, बता रहे हैं अतहर सईद। लक्ष्य सेन के लिए आज से शुरू हुए सारलोलक्स ओपन सुपर 100 टूर्नामेंट में खिताब का बचाए रखना बड़ी चुनौती होगी। पहले दौर में दूसरी वरीयता प्राप्त लक्ष्य को बाई मिली है। कोरोना के चलते करीब 7 माह बाद डेनमार्क ओपन में खेलने वाले उत्तराखंड के लक्ष्य दूसरे ही दौर में बाहर हो गए थे। इसके बाद उन्होंने हालांकि पीटर गार्डे अकादमी में 1 सप्ताह तक अभ्यास किया है। उम्मीद है इससे वो लय हासिल करने में सफल रहे होंगे। इस 19 साल के खिलाड़ी के लिए पिछला वर्ष शानदार रहा था। उन्होंने सारलोलक्स और डच ओपन सहित कुल 5 खिताब जीते थे। छठी वरीयता प्राप्त शुभंकर डे को भी पहले दौर में बाई मिली है। अजय जयराम और युवा मालविका बंसोड़ भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। जयराम अपने अभियान की शुरुआत बेल्जियम के मैक्सिमे मोरिल्स के खिलाफ और मालविका एस्टोनिया की क्रिटिन कुबा के खिलाफ करेंगी। कोविड-19 महामारी के कारण वीजा संबंधी जटिलताओं की वजह से मिथुन मंजुनाथ, किरण जॉर्ज, अलाप मिश्रा, चिराग सेन और इरा शर्मा टूर्नामेंट में भाग नहीं ले पा रहे हैं। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। किस तरह देखते हैं लक्ष्य सेन से? ये भारत का उभरता हुआ युवा खिलाड़ी जी, और उस स्तर पर, जूनियर स्तर पर अपने आप को प्रूव किया लगातार।
मुझे याद है कि 2 साल पहले जब अर्जेंटीना में यूथ ओलंपिक गेम्स हुए थे, वहां से वो चैंपियन बन के लौटे थे। एशियन जूनियर चैंपियनशिप के वो चैंपियन रहे हैं और इस तरह से लगातार स्टारलक्स में जिस तरह से पिछले बार के वो डिफेंडिंग चैंपियन है, इस बार कहा जा रहा मुकाबला उनके लिए उतना आसान नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है, देखते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है, खासकर अजय जयराम, पारुपल्ली कश्यप या किदाम्बी श्रीकांत के बाद ये ऐसा खिलाड़ी है जो दिन ब दिन ऊपर की ओर अग्रसर हो रहा, सीढ़ियां ऊपर चढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पोर्ट्स कैन के माध्यम से हम आपको अपडेट देते रहेंगे। टोक्यो ओलंपिक के लिए तीरंदाजी टीम के चयन को लेकर एक बार फिर ट्रायल कराए जाएंगे। भारतीय तीरंदाजी संघ ने ओपन ट्रायल कराने का फैसला किया था, लेकिन साई ने अपने सेंटर में कोरोना के चलते ओपन ट्रायल की अनुमति देने से इनकार कर दिया। साई का कहना है कि ओपन ट्रायल में बड़ी संख्या में तीरंदाज आएंगे, इन्हें क्वारंटीन में रखना और ठहराना कठिन होगा, ऐसे में वो ओपन ट्रायल की अनुमति नहीं देंगे। इसके बाद तीरंदाजी संघ ने ओपन ट्रायल का फैसला टालकर अपने स्तर पर ट्रायल कराने का फैसला किया है। अब ओलंपिक ट्रायल 23 से 27 नवंबर को टाटा जमशेदपुर में कराया जाएगा। कोरोना दौर में ओलंपिक टीम के चयन को लेकर यह पहला ट्रायल होगा। अब तक ये तय नहीं हुआ है कि ट्रायल में किस आधार पर तीरंदाज बुलाए जाएंगे। राय ये बन रही है कि कोरोना दौर से पहले कराए गए ओलंपिक ट्रायल में जिन पुरुष तीरंदाजों ने 650 और महिलाओं ने 630 का स्कोर किया है, उन्हें ट्रायल में आमंत्रित किया जाएगा। कैसे देखते हैं इस उद्देश्य को और जो ये निर्णय लिया गया है उसको? निर्णय तो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि ये वैश्विक महामारी का दौर है और ऐसे में जितनी भी जरूरत है सख्ती बरतने की उतनी सख्ती बरती जाए और कोविड प्रोटोकॉल को बिल्कुल फॉलो किया जाए। तो साई ने अगर मना किया था तो उनका अपना एक वर्जन था और आर्चरी एसोसिएशन जिस तरह से ट्रायल को कराना चाह रहा था तो साई ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने एक मापदंड रख दिया कि पुरुष खिलाड़ियों के लिए 650 अंक और महिलाओं के लिए 630 अंक जिन्होंने कोरोना से पहले हासिल किए थे उनको ट्रायल में शामिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई एक प्रक्रिया तो अपनानी थी, तो इस तरह से आर्चरी फेडरेशन अगर ट्रायल कराने जा रहा है तो ये एक अच्छी बात है। और कुछ समय पहले टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी भारत की तीरंदाज दीपिका कुमारी ने कहा है कि बाकी जगहों के लिए भारतीय टीम का क्वालिफाई करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हैं वो बहुत लिमिटेड बचे हैं और समय भी ओलंपिक के लिए अब बहुत कम रह गया है। भारत के युवा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लियोन ल्यूक मेंडोका ने हंगरी में रीगो शतरंज अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का खिताब जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम नॉर्म हासिल किया। गोवा के 14 वर्षीय मेंडोका ने 6 बाजियां जीती, 2 ड्रॉ खेली और 1 हारी। वो 10 खिलाड़ियों के बीच शीर्ष पर रहकर चैंपियन बने। इस प्रतियोगिता में 3 ग्रैंड मास्टर ने भी हिस्सा लिया था। मेंडोका ने 9 में से 7 अंक बनाए। यह टूर्नामेंट कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुरूप आयोजित किया गया था। दुनिया के नंबर 7 खिलाड़ी जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने कोलोन टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में अर्जेंटीना के डियोगो श्वार्ट्ज़मैन को 1 घंटे 11 मिनट तक चले मुकाबले में 6-2, 6-1 से पराजित कर करियर की 13वीं ट्रॉफी जीती। ज़्वेरेव का 7 दिन में यह दूसरा खिताब है। जर्मन खिलाड़ी ज़्वेरेव ने 9 एस जमाए और 1 ब्रेक प्वाइंट बचाया। उन्होंने पहला सेट 38 और दूसरा 33 मिनट में अपने नाम किया। इस दौरान उन्होंने 5 बार डियोगो की सर्विस भी तोड़ी। उन्होंने पिछले हफ्ते यहीं पर एटीपी इंडोर खिताब भी जीता था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख को कल प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार दिया गया। आईओसी ने एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है। बाख ने लुसाने से वर्चुअली इस समारोह में हिस्सा लिया। उनकी जगह ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने ग्रहण किया। इस पुरस्कार के साथ बाख को $2 लाख मिलेंगे। इस राशि को बाख ओलंपिक शरणार्थी फाउंडेशन में दान दे देंगे। और चलते चलते रणबीर जी, हम अपने श्रोताओं को ताजा हाल बताएं। जो मुकाबला खेला जा रहा है वहां हैदराबाद की टीम ने दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 16 रन बना लिए हैं। और एक जो थोड़ा सा चौंकाने वाली बात यह है कि रिद्धिमान साहा को बतौर सलामी बल्लेबाज उतारा गया है। इसलिए उतारा गया कि उनका भारतीय टीम में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सिलेक्शन हो गया, तो इसलिए ये बड़ी खबर है। चलिए देखना है कि सनराइजर्स की टीम कितना स्कोर करती है और उसके बाद जो है वो मुकाबला किस तरह आगे बढ़ता है। कल के स्पोर्ट्स कैन में इस मैच का परिणाम हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। रणबीर जी, अब समय नहीं है, आप स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर आपने विशेषज्ञ राय साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।